नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कॉम्बो टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर आपके लिए 4 लेकर आया हूं, जिसमें आपके शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण विद्या और विद्यालय विषय के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। देखिए, ये जो पेपर है लेवल 1 के लिए, साथ ही रीट मेंस लेवल 2 के लिए बेहद उपयोगी रहेगा साथियों। पूरे 40 प्रश्न जो है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे मित्रों। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है। देखिएगा पहले प्रश्न को, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो अवस्था जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसकी लास्ट स्टेज है, उस अवस्था का नाम आपको प्रश्न नंबर 1 में बताना है। अभी हम शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, इसके बाद शिक्षण विधियों के प्रश्नों को हल करेंगे, फिर उसके बाद आपके जो विद्यालय विषय पढ़ते हैं उसके प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो मित्रों, पहले प्रश्न का आंसर देखें तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की टोटल 4 अवस्थाएं हैं। पहली आपके संवेदी पेशी अवस्था आती है, दूसरी आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, और चौथी जो अवस्था और अंतिम अवस्था होती है वो आपके अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। तो दूसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न नंबर 2 में क्या है। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने, सिगमंड फ्रायड ने, कार्ल रोजर्स ने या जीन पियाजे ने? तो व्यक्तित्व का एक सिद्धांत आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया साथियों? सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया। मतलब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। तो दूसरा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा तीसरे प्रश्न को, प्रश्न नंबर 3 है आपके, विकास के संदर्भ में असत्य कथन है, मतलब गलत कथन का चयन आपको, जो कथन आपको गलत लगे विकास के बारे में, उस कथन का चयन आपको तीसरे प्रश्न में करना है। पहला विकल्प है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, विकास बहुदिश है, विकास संशोधन युक्त नहीं होता है, और मानव विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो जो कथन आपको विकास के बारे में असत्य लगे, गलत लगे, उस कथन का चयन कीजिए साथियों तीसरे प्रश्न में। देखो, पहला कथन कह रहा है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जीवन पर्यंत मतलब संपूर्ण जीवन, तो बिल्कुल विकास संपूर्ण जीवन होता रहता है, तो सही है। बहुदिश भी होता है। तीसरा कह रहा है संशोधन युक्त नहीं होता है, तो ये गलत है क्योंकि विकास संशोधन युक्त होता है साथियों। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है। बाकी मानव विकास के जो विभिन्न पक्ष है ये एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। तो ओनली तीसरा ही विकल्प आपके असत्य कथन है, ये आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, जीन में पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, और मस्तिष्क में पाए जाते हैं। तो चौथे प्रश्न का आंसर बताइए साथियों, गुणसूत्र इनमें से कहाँ पर पाए जाते हैं? चौथे प्रश्न का आंसर देखते हैं। देखिए, उससे पहले आपको बता दूं कि आज स्टडी विद पीएन लोधा जो आपके ऐप है उसमें 149 वाले कोर्स में मैंने पहले भी बताया था, लेवल 1 के लिए पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट और लेवल 2 के लिए भी पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट। लेवल 2 एसएसटी और हिंदी का, लेवल 1 का पूरा 150 प्रश्न, यहाँ भी 150 प्रश्नों का टेस्ट 149 वाले कोर्स में 1 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में आ जाएगा। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। पूरे 150 प्रश्नों का जो टेस्ट है वो आपके लिए आ रहा है बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर। ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके अब तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और पिछले जो टेस्ट है वो भी आपको, इसमें 255 प्लस टेस्ट है साथियों, वो भी आपको प्रोवाइड होंगे। तो देखो, गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। थर्ड विकल्प आपके चौथे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवें प्रश्न को देखिएगा मित्रों, प्रश्न नंबर 5 है, व्यक्तित्व के सतही दृष्टिकोण की चर्चा किसके द्वारा की गई थी? केटल के द्वारा, आलपोर्ट के द्वारा, बंडूरा के द्वारा या सिगमंड फ्रायड के द्वारा? तो भाई, व्यक्तित्व के सतही दृष्टिकोण की बात की जा रही है। सतही का मतलब बाहरी दृष्टिकोण से लिया जाता है साथियों। तो बिल्कुल व्यक्तित्व के सतही दृष्टिकोण की जो चर्चा की गई थी वो आरबी केटल के द्वारा, रेमंड केटल के द्वारा की गई थी। विकल्प 1 आपके 5वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 6 को, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? टर्मन के द्वारा, बिने के द्वारा,
साइमन के द्वारा या स्टर्न के द्वारा। तो भाई मानसिक आयु का संप्रत्यय तो बिने ने दिया था सन 1908 में, और बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है ये विलियम स्टर्न ने दिया था सन 1912 में, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। और इसको संशोधित किया था टर्मन ने 1916 में, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो प्रस्तुत तो सबसे पहले स्टर्न ने किया था। बिल्कुल आपकी स्टर्न सही रहेगा। अगर स्टर्न विकल्प में नहीं है तो फिर आपका आंसर टर्मन रहेगा साथियों, ठीक है। हालांकि एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, लेकिन वहाँ स्टर्न विकल्प में नहीं था, नहीं तो इसको सही मानते। तो वहाँ कौन सा आया था? टर्मन आया था। तो फिर हम जाएंगे छठे प्रश्न में, विकल्प नंबर 4 पर। नेक्स्ट 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके, अंगूर खट्टे हैं समायोजन की किस युक्ति का उदाहरण है? परिमेयीकरण, प्रतिगमन, दमन और प्रतिकरण। तो देखो आपने सुना होगा अंगूर खट्टे हैं, ये कोई दमन नहीं है। दमन में तो चीज़ों को दबाया जाता है। प्रतिकरण है, प्रतिगमन है या परिमेयीकरण है। तो साथियों ये समायोजन की एक अप्रत्यक्ष विधि है और इसको परिमेयीकरण के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। उसमें मतलब जब हमें वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है तो हम उसी में दोष निकालने लग जाते हैं। किसके अंतर्गत? परिमेयीकरण के अंतर्गत। विकल्प नंबर आपका 1 7वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8वां प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 8 है आपके, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? टीएटी, एसीटी, ड्रोएमेन और एमएमपीआई। तो अगर बात करें प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है ऐसा पूछा गया है। भाई टीएटी जो होता है ये भी एक प्रक्षेपी परीक्षण है। एसीटी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण जिसको कहते हैं, ये भी प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण है। अब ड्रोएमेन या एमएमपीआई, तो साथियों एमएमपीआई जो है इसको प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है आपके, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हार्वर्ड गार्डनर ने, जीन पियाजे ने, डेविड वेस्लर ने और इरिक एरिक्सन ने। तो इनमें से बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है। साथियों बुद्धि से संबंधित एक सिद्धांत है जिसका नाम क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसमें अनेक प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया गया है और ये सिद्धांत दिया गया है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। किसके द्वारा? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। तो विकल्प नंबर 1 आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 में क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। देखिएगा, सभी मानसिक रक्षात्मक या समायोजन युक्तियों में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उन्नत, अत्यंत विकसित और रचनात्मक या निर्माणात्मक युक्ति है? उदात्तीकरण या शोधन, प्रक्षेपण, औचित्य स्थापन और प्रतिक्रिया निर्माण। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी समायोजन की युक्तियां हैं अप्रत्यक्ष विधियां, उसमें सबसे उन्नत, विकसित और रचनात्मक युक्ति किसको माना जाता है साथियों? प्रश्न नंबर 10 का आंसर देखें तो भाई सर्वाधिक उन्नत, अत्यंत विकसित और रचनात्मक युक्ति किसको माना जाता है? उदात्तीकरण या शोधन को माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आपके 10वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए 11वां प्रश्न देख लेंगे। आपके ये 10 क्वेश्चन हमने साइकोलॉजी के हल कर लिए हैं। भाई साइकोलॉजी के टोटल प्रश्न कितने हैं? 40 में से 10 है। अब हम शिक्षण विधियों के लेवल 1 के लिए भी था ये 10 क्वेश्चन और लेवल 2 के लिए भी था ये साइकोलॉजी का। अब शिक्षण विधियों के जो प्रश्न हैं ये भी लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। उसके बाद हम विद्यालय विषय को देखेंगे। तो 11वां प्रश्न टीचिंग मेथड से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है? आगमन विधि में लागू होता है, संश्लेषण विधि में लागू होता है, निगमन विधि में लागू होता है या विश्लेषण विधि में लागू होता है? तो 11वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। एक सिद्धांत होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर सिद्धांत तो आगमन विधि में लागू होता है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर का जो सिद्धांत है ये किस विधि में लागू होता है? निगमन विधि में लागू होता है। तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके 11वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट 12वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वह कहलाती है? निष्पत्ति परीक्षण कहलाती है, निदानात्मक परीक्षण कहलाती है, उपचारात्मक परीक्षण कहलाती है या इनमें से सभी? तो देखो 12वें प्रश्न का आंसर देके, विद्यालय में रहकर जो कुछ भी छात्र ने सीखा है उसकी जांच की जाती है और उस जांच के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है उनको कहा जाता है निष्पत्ति परीक्षण। क्या कहा जाता है साथियों? उनको निष्पत्ति परीक्षण कहा जाता है। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है मित्रों आपके,
विचार विमर्श का महत्व है। लिखित परीक्षाओं में महत्व है, मौखिक परीक्षाओं में महत्व है, प्रयोगात्मक परीक्षाओं में महत्व है, या इनमें से सभी। तो हम विचार विमर्श कर रहे हैं, तो विचार विमर्श लिखित परीक्षाओं में तो किया नहीं जाता है, बल्कि साथियों विचार विमर्श किस में किया जाता है? मौखिक परीक्षाओं में किया जाता है। अतः विचार विमर्श का महत्व फिर किन परीक्षाओं में होगा? मौखिक परीक्षाओं में होगा। तो विकल्प नंबर जो 2 है आपके 13वें प्रश्न का आंसर होगा साथियों आपके। प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या है आपके? निगमन विधि का उपयोग है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना और नियमों का प्रयोग करना। तो निगमन विधि का उपयोग पूछा गया है प्रश्न नंबर 14 में। साथियों वैज्ञानिक दृष्टिकोण इससे विकसित नहीं होता है। निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। मानसिक क्षमता बढ़ाना, सूत्र की स्थापना, भाई सूत्र की स्थापना किस में की जाती है? आगमन विधि में। तो ये भी गलत हो गया। बिल्कुल आपके जो चौथा विकल्प है नियमों का प्रयोग करना, यह आपका आंसर होगा। निगमन विधि का उपयोग क्या होता है साथियों? नियमों का प्रयोग इसमें किया जाता है। और सूत्र की स्थापना या रचना किसमें की जाती है? आगमन विधि में। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। मैजिक लैंटर्न में प्रयुक्त होती है फिल्म स्ट्रिप, वास्तविक पदार्थ, ट्रांसपेरेंसी और कांच की पारदर्शक स्लाइड। तो जो मैजिक लैंटर्न में प्रयुक्त होती है प्रश्न संख्या 15 में आपको वो देखना है। 15वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। मैजिक लैंटर्न में वास्तविक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है। चौथा, पहला या तीसरा? 15वें प्रश्न का आंसर है आपके विकल्प नंबर 4। कांच की जो पारदर्शक स्लाइड होती है इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? मैजिक लैंटर्न, जिनको मैजिक लैंटर्न को जादुई लालटेन के नाम से भी जाना जाता है। एक दृश्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य सामग्री के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है साथियों। तो 15वें प्रश्न में आपके जो चौथा विकल्प है बिल्कुल आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 16 में क्या है देख लेते हैं। निम्न में से किस उपकरण को कंप्यूटर व इंटरनेट द्वारा जोड़कर शिक्षण अध्यापन कार्य कराया जा सकता है? एपीडी स्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर और ग्रामोफोन। तो भाई क्या पूछा है? कंप्यूटर से और इंटरनेट से जोड़ा है और फिर उसके बाद में क्या किया जा रहा है? शिक्षण अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। तो वह उपकरण इनमें से कौन सा है साथियों? एलसीडी प्रोजेक्टर है भाई उस उपकरण का नाम। तीसरा विकल्प जो है आपके प्रश्न संख्या 16 का आंसर होगा साथियों। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17 में क्या है देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 17 को। शैक्षिक तकनीकी में दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग को कहा जाता है? सॉफ्टवेयर उपागम कहा जाता है, हार्डवेयर उपागम कहा जाता है, दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो मैंने पहले कितनी बार बोल रखा है आपसे कि भाई इनमें से कोई नहीं वाला आपका आंसर नहीं होता है। शैक्षिक तकनीकी में जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है इसके उपयोग को साथियों, दृश्य श्रव्य जिसमें दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है, तो ऐसी सामग्री को हम सॉफ्टवेयर उपागम में शामिल नहीं करते, बल्कि किसमें शामिल किया जाता है? इसको हार्डवेयर उपागम में शामिल किया जाता है। आपके जो सेकंड विकल्प है प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 18 में क्या है? तो प्रश्न संख्या 18, मूल्यांकन उपागम को प्रचलित करने का श्रेय जाता है मॉरिसन को, बीएस ब्लूम को, हर्बर्ट को और किलपेट्रिक को। तो मूल्यांकन उपागम को प्रचलित करने का श्रेय जिसको दिया जाता है उनका नाम आपको प्रश्न संख्या 18 में देखना है। भाई मूल्यांकन उपागम को किसने प्रचलित किया था साथियों? बीएस ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम के द्वारा ही मूल्यांकन उपागम को प्रचलित किया गया था। देखो प्रश्न संख्या 18 में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 19वां प्रश्न, अभी आपके टीचिंग मेथड के प्रश्न चल रहे हैं। प्रचलित परीक्षा जिसका आयोजन सत्र के अंत में किया जाता है मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करता है? निरंतरता, व्यापकता, सहकारिता, विवरणात्मकता। तो देखो 19वां प्रश्न आपके मूल्यांकन से संबंधित है। तो प्रचलित परीक्षा जिसका आयोजन कब किया जा रहा है? सत्र के अंत में, मतलब जब एक शैक्षणिक सत्र पूरा होने वाला हो। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि भाई सत्र के अंत में परीक्षा ली जा रही है। मतलब आपने साल भर मूल्यांकन नहीं किया, साल भर मूल्यांकन नहीं किया तो बालक का निरंतर मूल्यांकन नहीं हुआ। तो फिर ये जो परीक्षा है ये किस गुण की अवहेलना कर रही है? निरंतरता का जो गुण होता है इसकी अवहेलना इसमें की जा रही है। विकल्प 1 आपके 19वें प्रश्न का आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में क्या है आपके? निम्न में से किसे
फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है? जॉन ड्यूवी को, किलपेट्रिक को, फ्रोबेल को और रूसो को। तो इनमें से जिसे फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है वो आपको 20वें प्रश्न में देखना है। साथियों, फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मतलब प्रायोजना, मेथड विधि, फादर ऑफ मतलब जो परियोजना विधि है इसके पिता किसको कहा जाता है? तो साथियों, फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड किसको कहा जाता है? किलपेट्रिक को ही फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 21 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 21वां प्रश्न है आपके, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है? प्रोजेक्ट, ऑडियो विजुअल एड्स, नॉन प्रोजेक्ट, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। 21वें प्रश्न में थोड़ा सोच समझ करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, सोच समझ करके, क्योंकि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री पूछी गई है और सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री प्रोजेक्टर, ऑडियो विजुअल एड, नॉन प्रोजेक्ट और डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इनमें से कौन सा रहेगा? तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस का मतलब प्रत्यक्ष अनुभव से लिया जाता है साथियों, जैसे भ्रमण वगैरह करवाना, ये सबसे बेस्ट माना जाता है साथियों। तो चौथा विकल्प जो है आपके 21 का सही उत्तर है। 22 की ओर बढ़ेंगे। 22वां प्रश्न है आपके, उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है, अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करता है और गृह कार्य की प्रेरणा देता है। तो भाई हम उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। तो गृह कार्य की प्रेरणा तो देगा नहीं, ठीक है, इसको तो आप हटा सकते हो। पहला, दूसरा या तीसरा, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न संख्या 22 में? 22वें प्रश्न का आंसर देके साथियों, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का जो हम उपयोग करते हैं, चाहे वो अधिगम सामग्री किसी भी प्रकार की हो, इससे अध्ययन के प्रति रुचि पैदा होती है बालकों के अंदर। तो दूसरा विकल्प जो है आपके प्रश्न संख्या 22 का आंसर होगा साथियों। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 23 में क्या है देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23 को। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? समस्या समाधान विधि में, व्याख्यान विधि में, योजना विधि में और इनमें से सभी। तो भाई चाहे दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, इन सामग्रियों की आवश्यकता जिस विधि के लिए नहीं पड़ती है, जिस विधि में किसी भी प्रकार की सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो इनमें से कौन सी विधि है? तो भाई हम योजना विधि में भी सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, समस्या समाधान विधि में भी सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन व्याख्यान में तो सिर्फ व्याख्यान ही देना है। अगर उसमें सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, किसी चीज़ का प्रदर्शन करेंगे, तो वो पूरी विधि ही चेंज हो जाएगी साथियों। इस प्रकार से आपके जो व्याख्यान विधि है, इसमें सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। तो 23 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा जो विकल्प है आपके 23वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 में क्या है? रिचर्ड सकमैन का परीक्षा मॉडल है, आगमनात्मक मॉडल है, निगमनात्मक मॉडल है, आगमनात्मक निगमनात्मक मॉडल है और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो वापस आप यहाँ से हटा सकते हो। साथियों, रिचर्ड सकमैन के द्वारा जो परीक्षा मॉडल दिया गया है वो आगमनात्मक निगमनात्मक नहीं, ना ही निगमनात्मक, बल्कि रिचर्ड सकमैन का परीक्षा मॉडल कैसा है? आगमनात्मक मॉडल है। विकल्प नंबर 1 आपके 24 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25वां प्रश्न देख लेते हैं। 25 में क्या है आपके? छात्रों द्वारा सही उत्तर देने पर अध्यापक के द्वारा बहुत अच्छा या शाबाश कहना क्या कहलाता है? प्रेरणा कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है, प्रतिपुष्टि कहलाता है या पुनर्बलन कहलाता है? तो मित्रों 25वें प्रश्न का आंसर देके भाई छात्रों द्वारा सही उत्तर दिया जा रहा है और अध्यापक क्या कह रहा है कि बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। तो ऐसा जो करना है इसी को क्या कहा जाता है? पुनर्बलन के नाम से इसको जाना जाता है। फोर्थ विकल्प आपके 25वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 26 की ओर बढ़ेंगे साथियों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा और वीडियो को कम से कम एक जगह शेयर जरूर करिएगा। ईमानदारी से कमेंट करके बताना 40 में से कितने प्रश्नों को आपने माइनस मार्किंग करने के बाद में सही किया है। और साथ ही ऐप को अभी तक भी डाउनलोड नहीं किया है तो 10,000 से अधिक बच्चों ने ऐप को डाउनलोड कर रखा है। साथियों, अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम है, बहुत ही अच्छी तैयारी आप ऐप के माध्यम से कर सकते हो। 149 वाला कोर्स, जो 99, दो ही कोर्स लॉन्च कर रखे हैं तैयारी के लिए। ये दोनों ही कोर्स जो है रीट मेंस के लिए बेहद उपयोगी है साथियों। 99 वाले कोर्स में आपको राजस्थान अध्ययन देखने को मिलेगी 6 से 12वीं तक, और साथ ही कला एवं संस्कृति की एक किताब आती है कक्षा 10वीं की, वो भी इसी में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डे 26 की ओर बढ़ेंगे। डाउनलोड लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है साथियों।
तो 26वां प्रश्न देख लेते हैं। 26 में क्या है आपके, देखो हिंदी के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट में हिंदी के प्रश्न हम देखने वाले हैं अब। इनमें से कौन से विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? दीप प्लस अवली दीपावली, नी प्लस आई न्याय, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु, और अति प्लस उत्तम अत्युत्तम। तो इनमें से जिस विकल्प में सही संधि नहीं हो रखी है, वो विकल्प आपको 26 में देखना है। साथियों, दीपावली का संधि विच्छेद क्या होगा? दीप प्लस अवली, जिसमें कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है, बिल्कुल सही है। न्याय का संधि विच्छेद होगा नी प्लस आई न्याय, इसमें कौन सी संधि हो रही है आपके? तो इसमें हो रही है आपकी यण संधि। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु होता है, वर्षा ऋतु नहीं होता है। इस प्रकार से बनता है वर्षा ऋतु, इस प्रकार से बनता है। श में आ की मात्रा नहीं लगती है, आयादी संधि है लेकिन गलत हो रहा है। तो फिर ये जो तीसरा विकल्प है, इसमें सही संधि नहीं हो रखी है। विकल्प नंबर 3 जो है आपके 26 का सही आंसर है। बाकी अति प्लस उत्तम शब्द क्या बनेगा? अत्युत्तम, जिसमें यण संधि हो रखी है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके 26वें प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि इसमें सही संधि नहीं है। आगे बढ़ते हैं 27 की ओर। 27वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। 27 में क्या है आपके, आशुतोष शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, या बहुब्रीहि समास है? तो आशुतोष का मतलब क्या होता है? शीघ्र प्रसन्न होने वाला, और जिसको महादेव कहते हैं साथियों, शिव जी। बिल्कुल, आशुतोष का शिव जी का पर्यायवाची है आशुतोष। तो इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, और जहाँ तीसरा अर्थ निकलता है वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो 27 में आपके जो चौथा विकल्प है आपका आंसर है साथियों 27वें प्रश्न का। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 28 में क्या है देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द का चयन आपको 28वें प्रश्न में करना है। दवाई, दुरावस्था, केंद्रीकरण और निर्वलंब। तो इनमें से जो शब्द आपको अशुद्ध लगे, गलत लगे, वो बताइए 28 में। साथियों, दवाई बिल्कुल इसी प्रकार से लिखा जाता है, जबकि जो दवाइयाँ शब्द होता है, ठीक है, दवाई तो इसी प्रकार से लिखा जाता है, और दवाइयाँ शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है। ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, ठीक है। दुरावस्था की बात करें तो दूह प्लस अवस्था दुरावस्था होता है, दूरवस्था। ये दुरावस्था नहीं होता, दुरावस्था होता है। तो तीसरा विकल्प क्या है? एक अशुद्ध शब्द। अतः 28 में आपके जो सेकंड विकल्प है, ये आपके एक अशुद्ध शब्द है, तो ये आपका आंसर होगा। केंद्रीकरण शब्द है, जो है ये बिल्कुल शुद्ध है। जबकि केंद्रीयकरण जो हम लिखते हैं, ये क्या है? एक अशुद्ध शब्द है साथियों, और ये क्या है? शुद्ध है। और निरावलम शब्द लिखते हैं, वो अशुद्ध है, और निर्वलम शब्द शुद्ध है। तो तीसरा शुद्ध, चौथा शुद्ध, पहला शुद्ध, दूसरा क्या है? अशुद्ध है। तो 28 में आपके सेकंड विकल्प सही है। चलिए 29 की ओर बढ़ेंगे। 29वां प्रश्न है आपके, इनमें से कौन सा क्रिया से भाववाचक का उदाहरण नहीं है? सरलता, थकावट, चढ़ाई और जीत। तो जो क्रिया से भाववाचक नहीं बना है, वो आपको 29 में देखना है। मित्रों, जो जीत शब्द है, इसका निर्माण जीतना से हुआ है, और जीतना क्या है? क्रिया है, और जीत क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ये क्रिया से भाववाचक बना है। चढ़ाई शब्द भाववाचक संज्ञा है, और चढ़ाई शब्द का निर्माण चढ़ना से हुआ है। चढ़ना क्या है? क्रिया, और चढ़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ये भी सही है। थकावट एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, और थकावट शब्द का निर्माण थकना से हुआ है। थकना क्या है? क्रिया है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा क्रिया से भाववाचक का उदाहरण है। लेकिन सरलता, सरलता शब्द एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सरलता शब्द का निर्माण सरल से हुआ है, और सरल शब्द क्या है? क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक विशेषण है। तो इस वजह से ये विशेषण से भाववाचक का उदाहरण है, न कि क्रिया से भाववाचक का। तो पहला विकल्प आपके 29 का सही उत्तर है। चलिए 30वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 30 में क्या है? एक अनार 100 बीमार का सही अर्थ है वस्तु कम, चाहने वाले अधिक, बुरे से और अधिक बुरा होना, विपरीत आचरण करना, और ओछा आदमी अधिक हित रहता है। तो आपने सुना होगा एक अनार 100 बीमार। इसका जो सही अर्थ है कि वस्तु तो कम है और चाहने वाले अधिक है, इसलिए कहा जाता है एक अनार 100 बीमार। विकल्प नंबर आपका जो एक है, प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 31वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखो, अभी तक हमने शिक्षा मनोविज्ञान के 10 प्रश्नों को हल किया। टीचिंग मेथड जो है आपके शिक्षण विधियाँ, उसके 15 प्रश्नों को हल किया। फिर हिंदी के 5 प्रश्नों को हल किया। तो इस प्रकार टोटल 30 प्रश्न हमने कर लिए हैं। अगला सब्जेक्ट देखेंगे साथियों। अगला जो आपके सब्जेक्ट है विज्ञान है। साइंस के भी हम 5 प्रश्नों को हल करने वाले हैं, 31 से लेकर के 35 तक। सेल शब्द किसने दिया? ल्यूवेन हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, फ्लेमिंग ने, और रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इनमें से जिसके द्वारा सेल शब्द दिया गया, उनका नाम आपको 31वें प्रश्न में देखना है साथियों।
31 का आंसर देख लेते हैं। देखिए सेल शब्द जो है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। दूसरा विकल्प आपके 31वें प्रश्न का आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। चलिए 32वां प्रश्न देखेंगे। सामान्यतः निषेचन होता है योनि में, गर्भाशय में, डिंबवाहिनी नली में और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सामान्यतः निषेचन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ पर होती है? डिंबवाहिनी नली में होती है। थर्ड विकल्प आपके 32वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 33 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33, समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। चीनी तथा नमक का घोल, जल व चीनी का घोल, जल व नमक का घोल और जल तथा एल्कोहल का घोल। तो देखो समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण का नाम सुना होगा। जिसमें अच्छी तरह से मिल घुल जाए वो तो समांगी मिश्रण, और विसमांगी मिश्रण में घुल नहीं पाता है। तो जब जल में नमक को घोला जाता है तो क्या वो दिखता है? नहीं दिखता है। जल में जब चीनी को घोला जाता है तो क्या हमें उसमें चीनी दिखती है? नहीं दिखती है। जल तथा एल्कोहल, ये साथियों तीनों ही जो उदाहरण है ये समांगी मिश्रण के उदाहरण है। लेकिन हम चीनी तथा नमक का घोल करेंगे तो बिल्कुल वो एक विसमांगी मिश्रण का उदाहरण रहेगा, समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं रहेगा वो। तो आपके पहला जो विकल्प है 33वें प्रश्न का आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 34 की तरफ। चलिए 34वां प्रश्न देख लेंगे। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकिरण के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इनमें से जिस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है वो कौन सा कारण है? भाई देखो आकाश का जो मूल कलर है ना, मूल रंग है, वो कैसा है? काला है। अंतरिक्ष में देखने पर तो अंतरिक्ष में देखेंगे, अंतरिक्ष से आकाश को देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? काला। लेकिन हाँ, जब हम पृथ्वी से देखेंगे आकाश को तो ये नीला दिखाई देता है साथियों। ऐसा ये परकिरण के कारण होता है। किस कारण से होता है? परकिरण के कारण से। विकल्प नंबर आपका जो पहला है बिल्कुल आपके पहला जो विकल्प है 34वें प्रश्न का आंसर है साथियों। अब 35वां प्रश्न देखेंगे जो कि विज्ञान का अंतिम प्रश्न है। तो चलिए 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पृथ्वी की बात की जा रही है। अपने कक्ष में जो पृथ्वी घूम रही है साथियों, ये किस दिशा में घूम रही है? तो 35वें प्रश्न का आंसर देखें तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में कैसी गति है? पश्चिम से पूर्व की ओर गति है। दूसरा विकल्प आपके 35वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट 36 की ओर बढ़ेंगे। ये हमने विज्ञान के 5 प्रश्नों को भी हल कर लिया है। अब अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो 36वां प्रश्न है आपके, पृथ्वीराज विजय के लेखक है। जीके का प्रश्न है, सामाजिक के अंतर्गत आ जाता है, हालांकि जीके सभी के लिए उपयोगी है ये। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? कुंभा है, जयानक है, पृथ्वीराज रासो है या चंद्रबरदाई है? तो इनमें से जिसके द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखी गई है साथियों 36 में, उसका चयन आपको करना है। भाई पृथ्वीराज विजय कुंभा ने नहीं लिखी है, ना ही पृथ्वीराज रासो ने, ना ही चंद्रबरदाई ने, बल्कि पृथ्वीराज विजय का जो लेखन है ये किनके द्वारा किया गया है? जयानक के द्वारा। दूसरा विकल्प आपके 36 का आंसर होगा। नेक्स्ट 37 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 37 क्या पूछ रहा है? नागौर किस खुशबूदार फसल के लिए प्रसिद्ध है? जीरा के लिए, लहसुन के लिए, मेथी के लिए या धनिया के लिए? तो नागौर अगर देखे, देखो भाई नागौर जो है इसमें मुख्य रूप से किसका उत्पादन होता है साथियों? मेथी का उत्पादन होता है मुख्य रूप से। बिल्कुल नागौर मेथी के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर आपका 3 37 का सही आंसर है साथियों। 38वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वीडियो के लास्ट में आ चुके हैं। बिल्कुल लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जरूर जाइएगा। 38वां प्रश्न है संविधान से, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को, भीमराव अंबेडकर को, सच्चिदानंद सिन्हा को और जवाहरलाल नेहरू को। तो जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें जिसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था साथियों, उनका नाम आपको 38वें प्रश्न में देखना है। देखो 38 का आंसर देखिए तो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को ही साथियों अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसमें? प्रथम अधिवेशन में। थर्ड विकल्प आपके 38 का सही उत्तर है। अब आज का सेकंड लास्ट 39वां प्रश्न देखेंगे साथियों। तो चलिए 39वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 39, खानवा का जो युद्ध हुआ था यह किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोधी वर्सेज राणा सांगा, बाबर वर्सेज राणा सांगा, बाबर वर्सेज प्रताप और प्रताप वर्सेज लोधी। तो साथियों जो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का जो युद्ध है इसमें प्रताप भी नहीं थे, यहाँ भी प्रताप आ रहा है, ये नहीं थे, राणा सांगा थे इसमें। लेकिन राणा सांगा बाबर या इब्राहिम लोधी?
तो खानवा का जो युद्ध हुआ था ये किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर वर्सेज राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। दूसरा विकल्प 39वें प्रश्न का आंसर होगा साथियों। अब आज का अंतिम और 40वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 40 में क्या है देख लेते हैं आपके 40वें प्रश्न को। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? मत्स्य संरक्षण से, जल संरक्षण से, वृक्ष संरक्षण से और मृदा संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन देखो जिससे संबंधित था उसका चयन आपको 40वें प्रश्न में करना है। और चिपको आंदोलन का संबंध मछली के संरक्षण से या जल के संरक्षण से नहीं था, ना ही मिट्टी के संरक्षण से, बल्कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे रहा साथियों? वृक्षों के संरक्षण से। तो विकल्प नंबर 3 आपके 40वें प्रश्न का सही उत्तर है। ये आपके कंप्लीट होता है आज का पेपर, जिसमें हमने 10 प्रश्न साइकोलॉजी के किए, 15 प्रश्न टीचिंग मेथड के किए, 5 हिंदी के प्रश्न हल किए, 5 विज्ञान के प्रश्न हल किए और 5 सामाजिक या राजस्थान जीके के प्रश्नों को हल किया। तो ये आपके कंप्लीट होता है पेपर नंबर 4 साथियों। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए।